अस्सलाम वालेकुम। आयशा अहसान आवाज़ में आपका खुशामदीद। नावल नेम मोहब्बत दिल का सजदा है। राइटर नेम नाजिया राजपूत। किस नंबर 14। यार प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर लास्ट में करके जाया करें। आप लोग सपोर्ट नहीं करें, आप प्लीज़ सपोर्ट करें हमें। थैंक यू सो मच। ये जान जब से घर वापस लौटा था इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कितना सुकून बख्श एहसास था कि वो पूरी इसकी है। बचपन से इसके दिलो दिमाग में सिर्फ वही बसता है। अभी वो जिस नाम में बेड पे बैठा था कि नमल नाइट ड्रेस में मलबूस वार्डरोब से निकलती इसकी जाना भी चली आ रही थी। क्या हुआ यज़ान, आप कुछ उलझे हुए लग रहे हैं। नमल इसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली थी कि जब तभी यज़ान ने इसकी कलाई को गिरफ्त में लेते इसे खींच के पास बैठा लिया था और इसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगा था कि नमल यकने भी इस अचानक हुई इब्तिदा पे हैरान हुई थी। नमल तुम इतनी अच्छी क्यों हो, यज़ान ने इसकी आंखों में बराह रास्त देखते कहा कि नमल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट दर आई थी। क्योंकि आप मेरी हैं इसलिए। नमल ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते बेपनाह आंखों में मोहब्बत समोए कहा था कि अचानक ही यज़ान की आंखों में नमी दर आई थी। मुझे माफ़ कर दो नमल, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा। मैं किस कदर घटिया इंसान हूँ। अपनी ही मोहब्बत की धज्जियाँ उड़ा दी मैंने। अपने हाथों से सब खत्म करने चला था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यज़ान ने नमल के सामने हाथ जोड़ने चाहे थे लेकिन नमल ने इसके दोनों हाथों को पकड़ते इस पर अपने लब रखे थे। आपको माफ़ी की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा था। हमें इसी तरह मिलना था। हमारी कहानी की शुरुआत इसी तरह होनी थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो चुका है और मेरे लिए यही काफ़ी है। एक बात पूछूं तुमसे। यज़ान ने आंखों में दीवानगी समोए इसकी जानब देखते कहा था। पूछे, कब से चाहती हो मुझे। यज़ान के इस्तफसार करने पर नमल की पलकें पल भर को रसी थी। मैं नमल के लड़खड़ाते लहजे को महसूस करते यज़ान के चेहरे पे एक गहरी मुस्कुराहट छाई थी। तो मुझे 17 साल की उम्र से चाहती हो, है ना। यज़ान के यूँ कहने पे नमल ने झटके से सर उठा के इसकी जानब देखा था। ये सब आपको किसने बताया। नमल ने लड़खड़ाते लहजे में अटक के आंखों में हैरान के लिए पूछा था। वो सब तुम छोड़ो, जो पूछा इसका जवाब दो कि ये सच है। यज़ान के पूछने पर नमल ने मासूम शक्ल बनाएंगी साला होंठ बाहर निकाले सर को इस बात में हिलाया था कि यज़ान को इसकी सदा पे टूट के प्यार आया था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पागल। अपनी बेपनाह दीवानगी, अपनी मोहब्बत, अपनी इश्क इज्जत तक नहीं किया मुझसे। डरती थी मैं कहीं आप टुकरा ना दे मुझे, मेरी मोहब्बत को। वो मोहब्बत जो मैंने आपसे तब से की जब से मैं खुद हूँ। और फिर जिन हालात में हमारा निकाह हुआ मुझे लगता था कि आपने मुझसे निकाह बहस बदला लेने के लिए किया है। मेरी आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। मैं बस एक कठपुतली हूँ जिसे आप जैसे चाहेंगे वैसे अपने इशारों पे नचवा लेंगे। लेकिन अब लगता है वो गलत थी। मुझे आपको बताना चाहिए था, आपको इत्मीनान में लेना चाहिए था। नमल एक गहरा सांस भर के बोली। नमल तुम जानती हो तुम खुद सरापाई मोहब्बत हो। तुम्हारे बिना बताए भी यज़ान आशी को तुम अपना इस पर असीर बना चुकी हो। पूर तुम्हारी मोहब्बत में डूब चुका हूँ। इतना दीवाना कर दिया है तुमने कि मुझ में तुम हो। मेरी सांसों की ज़मानत हो तुम। मेरी हर सांस पे सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं अपनी जुनूनियत, अपनी दीवानगी, अपनी मोहब्बत को लफ्ज़ों की सूरत में डलना चाहूँ तो अल्फाज कम पड़ जाए। यज़ान के इज़हार मोहब्बत को सुनकर नमल की आँखें मारे तशक्कुर के फैल गई थी। क्या चाहती थी वो कि जिस तरह इसने यज़ान को दीवानों की तरह चाहा इस तरह वो भी इसे चाहे। और आई यज़ान के मुँह से अपने लिए इतना खूबसूरत इज़हार सुनकर इसकी मुराद बर आई थी। कहाँ जा रही हो नमल। नमल को उठता देख यज़ान ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा था। शुक्राने की नफल अदा करने जा रही हूँ। क्या मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ तुम्हारे साथ। नमल के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ी थी। क्यों नहीं यज़ान, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन एक मसला है। कैसा मसला। नमल ने नासमझी से पूछा। मुझे नमाज़ पढ़नी नहीं आती, तरीका नहीं आता। बचपन में एक दफ़ा डैड के साथ मस्जिद जाके पढ़ी थी। यज़ान शर्मिंदगी लहजे में लिए बोला था। तो क्या हुआ यज़ान, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिखाऊंगी ना नमाज आपको। मैं जैसे मैं पढ़ूंगी आपने भी वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। नमल की बात सुनते यज़ान को ने सिर को इस बात में हिलाया था। दोनों ने मिलकर नमाज अदा की थी। नमल की आंखों में तो तशक्कुर के मारे आंसू आ गए थे, जबकि यज़ान की आंखों में आंसू आने का सबब इसकी गफलत थी। जाने कितने ही गुनाह किए थे, इसने कैसे अपने अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, यही सोचकर इसके कई आंसू निकले थे। नमल ने जब इसके चेहरे की जानब देखा तो परेशान हुई थी। क्या हुआ यज़ान, रो क्यों रही हैं। नमल ने जाने कितना गुनाहगार हूँ मैं, कितना ही खुदगर्ज़ हूँ। हम इंसान गम में तो अल्लाह को याद करते हैं लेकिन खुशी में भूल जाते हैं। और मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, कितनों का दिल दिखाया है। न जाने कितनी ही नाइंसाफ़ियाँ की हैं, पता नहीं अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा मुझे नहीं। यज़ान, क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह पाक से सच्ची पक्की तौबा कर लो। उम्मीद है तुम्हारा रब तुम्हारी खताओं को माफ़ कर देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। आपको पता है यज़ान, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर इंसान खताकार और गुनाहगार है, मगर बेहतरीन खताकार वो है जो अपने गुनाहों पे इस्तिग़फ़ार करे। वो क्या आप जानते हैं यज़ान के कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। नमल की बातें सुनते ही यज़ान सरचे में जाते फूट के रो दिया था। नमल ने इस वक्त से तनहा छोड़ दिया था क्योंकि वो जानती थी यज़ान अब
तब तक नहीं उठेगा जब तक अपने किए गए हर गुनाह की माफ़ी अपने अल्लाह से ना मांग ले। आयशा को रात नींद नहीं आ रही थी। वो उठ के कमरे में टहलने लगी थी कि अचानक ही मोबाइल पे कॉल आने लगी थी। मोबाइल कॉल किया तो रमजान का जगमगाता हुआ नंबर देखकर इसने कॉल काट दी थी, लेकिन कॉल मुसलसल आने पे इसने कॉल उठा ली थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। मुझसे नहीं पूछोगी कि कैसा हूँ, कैसे हैं आप? तुम्हारी दुआएं हैं बस। फ़ोन क्यों किया है? आयशा की आवाज़ सुनते जैसे रमजान को सुकून मिल रहा था। वो एक्चुअली मैं डैड को कॉल कर रहा था, वो कॉल नहीं पिक कर रहे थे, लिहाजा तुम्हें कल ही कॉल कल आ रहा हूँ मैं वापस, बस यही बताना था। क्यों आ रहे हैं? आयशा का दिल इसके वापस आने पे बेसाख्ता ही धड़क उठा था। क्यों नहीं आना चाहिए क्या? मर्ज़ी आपकी, अब अपनी मर्ज़ी करने का इख्तियार ही कहाँ रहा हमारे पास। सारे इख्तियार तो तुम्हें सौंप दिए हैं, सांसों की डोर भी तुम्हें थमा दी रखी है। यकीन करो रमजान कुरैशी में इतना वो खुद भी नहीं जानती आयशा। रमजान कुरैशी बस ही है। इसके कहे गए तमाम अल्फाज आयशा को अपनी रूह में सुकून के तौर पर उतरते हुए महसूस हुए थे। तुम्हारी खुशी को मैं हाँ समझूँ क्या? हाँ नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आयशा का लड़खड़ाता लहजा महसूस करके वो गहरा मुस्कुराया था। मुझे मेरा जवाब मिल गया। ख्याल रखना अपना और आने वाले मेहमान का भी, कहते इसने कॉल काटी थी और एक गहरा सांस भरते अपनी पैकिंग करने लगा था। आयशा और अरहम के दरमियान अब सब ठीक हो चुका था, इसलिए अरहम और अब आयशा के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा था, जिसमें वो इसे बता देना चाहता था कि इसने कब से इसे चाहा था, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान जैसा चाहे वैसा हो जाए, ये मुमकिन तो नहीं होता ना। आयशा शीशे में खड़ी अपने फ़्रॉक की ज़िप बंद करने की कोशिश में थी, जो कमर पे थी और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गीले बाल चंद आगे और चंद कमर पे बिखेरे थे। और हम जो अभी अभी शावर लेके निकला था और आयशा को ज़िप से लटकते देख इसके होंठों में मुस्कुराहट जबकि आंखों में खुमारी दर आई थी। वो कदम ब कदम इसके जाना बढ़ा था और इसके पीछे वो खड़े होते, इसकी पीठ पे हाथ रखते इसके झटके से अपनी जानब खींच गया था कि आयशा की कमर अरहम के सीने से जा लगी थी। आयशा का रंग पल भर में सुर्ख हुआ था। इसके हाथों को जिप से हटाते इसने खुद अपना हाथ जिप पे रखा था और एक नज़र इसकी जानब शीशे में देखा था, जो सुर्ख चेहरा लिए आंखों को मूंदे हुए थी। अचानक ही अरहम को शरारत सूझी। इसने झटके से जिप पूरी खोल दी और इसके फ्रॉक को कंधों से सरक आया था और इसकी गर्दन पे झुकती शिद्दत से अपना लम्स छोड़ा था। कभी गर्दन कभी कंधों पे अपना लम्स छोड़ता। वो इसे पल भर में बेहाल कर गया था। और हम प्लीज़ स्टॉप इट। आयशा के कहने पे इसने सर उठा के इसकी जानब देखा था, जो सुर्ख चेहरा लिए काम से जिस्म के साथ सुर्ख लबों को कुचलते मुश्किल से बोली थी कि ऐसा करने से खुद की जान को मुश्किल में डाल गई थी। अरहम ने झटके से इसका रुख अपनी जानब किया था और अपने इख्तियार खोते हुए इसके सुर्ख होंठों पे झुका था। इसके लम्स की शिद्दत बर्दाश्त करना इसके बस की बात ना थी। इसके बरीना सीने पे हाथ रखती वो इसे पीछे करने लगी थी कि इसकी मज़ाहमत अरहम को पसंद आई थी, इसलिए इसके दोनों हाथों को अपने गर्दन में डालते वो फिर से मदहोश हुआ था। जब इसने खुद को मुकम्मल सैराब कर लिया, जब चाह के इसने इसकी सांसों को आज़ादी बख्शी थी, जो मामूल पे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आयशा की आंखों में खौफ देख वो मुस्कुराया था और एक इसकी कमर पे दबाव बढ़ाते इसके कान में जानलेवा सरगोशी करने लगा था। अगर दोबारा कभी जिप बंद ना हो रही हो तो मुझे कह देना। इसके जिप को बंद करते कान की लुक चूमते वो वोटों में घुस गया था, जबकि आयशा शर्म से सुर्ख होते चेहरे को अपने हाथों में छुपा गई थी। और रमजान को घर आए 2 दिन बीत चुके थे। आयशा इसके सामने कम ही आती थी, इसे बात भी बहुत कम ही करती थी। कैसे माफ़ करती थी इसे, जिसने इसके किरदार की दच्चियाँ उड़ा दी थी। इसकी रूह में जो नश्तर इसने उतार दिए थे, वो लाख चाहने के बावजूद भी वो रात इसकी सफाकियत, इसका सर्द लहजा, इसका बेदर्द रवैया नहीं बुला सकी थी। आयशा अभी शावर लेकर निकली थी। पर्पल कलर का वेलवेट का सूट पहने गीले बालों को सुखाने की घर से ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। वो अपनी सोचों ही में डूबी थी कि इसलिए रमजान का अपने कमरे में आना महसूस न कर सकी थी। अपनी गर्दन पे किसी की पुरतपे सांसों को महसूस करके इसने झटके से सर उठाया था और मुकाबल को देखते इसका दिल जैसे पसलियों में धड़कने लगा था। आप यहाँ क्या करें? क्यों? क्या अब अपने कमरे में भी आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त दरकार होगी? रमजान ने इसके ममता से भरे वजूद को गहरी नज़रों से देखते कहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब आयशा बिना लड़खड़ाए इससे बात करती थी। ये बात रमजान को सुकून दे रही थी कि वो इससे डरना छोड़ चुकी है। आयशा यहाँ आओ, मुझे बात करनी है तुमसे कुछ। आयशा की कमर के गर्द हसार बनाते वो बोला कि आयशा ने हैरानगी से इसके चेहरे की जानब देखा था, जिसका लहजा आज धीमा था। इसे बेड पे बैठाते वो इसके कदमों में बैठ गया था, जिसको देखा आयशा पल भर में के लिए घबरा गई थी कि न जाने वो क्या करने वाला है। आयशा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मुझसे गुनाह हुआ है और इसकी माफ़ी तुमसे कितनी दफ़ा मांग चुका हूँ। अमला ने आंखों में नमी लिया आयशा की जानब देखा, जिसके चेहरे पर दर्द की नमक दिखाई दी थी। मैं कर दूंगी माफ़, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी शर्त है मैं मानने के तैयार हूँ। बस एक दफ़ा माफ़ कर दो ताकि मेरी बेचैन दिल को चैन आ जाए। ठीक है, माफ़ किया, लेकिन मैं शर्त वक्त पे बता दूंगी।
आयशा के सर्द रवैये को महसूस करते इमरान का दिल कट के रह गया था, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। वो अपना बोया हुआ ही काट रहा था। आयशा ने एक मरतबा फिर उठना चाहा था, लेकिन अब दर्द के मारे इसकी चीख निकली थी। क्या हुआ आयश, कहाँ पेन हो रहा है मेरी जान? इमरान घबराते हुए गोया हुआ। मान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मा को बुलाओ। बामुश्किल उखड़ती सांसों से अल्फाज अदा हुए थे। हाँ, मैं अभी बुला के लाता हूँ। इमरान इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आयशा बेगम ने फिक्रमंदी से आयशा की कमर के गर्द हाथ रखते कहा था कि इमरान एक पल भी तखैर किए बिना बाहर भागा था। हॉस्पिटल में चल चल के इसके कब पाँव शल हो गए थे। इसका रोम रोम आयशा और अपने बच्चे के लिए दवागू थे। आंसू मतवातर आंखों से बह रही थी। कुछ देर बाद नर्स सफ़ेद कंफर्टर में एक नन्हा वजूद भी इमरान की जाना पड़ी थी। मिस्टर कुरैशी, मुबारक हो, माशाल्लाह से आपकी बेटी हुई है। नर्स के हाथ से इसने कंफर्टर में दुपट्टा नन्हा वजूद अपने हाथों में लिया था। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसने अल्लाह का शुक्र अदा करते इसके गुलाबी रूई जैसे गालों में बोसा दिया था और वो टुकर टुकर अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखों से अपने बाप की जानब देख रही थी। वो बिल्कुल इमरान की फ़ोटो कापी थी। नर्स, मेरी वाइफ कैसी है? बच्ची को हाजा बेगम को पकड़ाते इसने नर्स से पूछा था। जी माशाल्लाह, वो भी ठीक है, बस थोड़ी देर में इन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट करते हैं। आप मिल लीजिएगा। थैंक यू मिस सिस्टर, इमरान ने कहा था और खुद शुक्राने के नफल अदा करने चल पड़ा था। ये जान, आपको पता है मैं पुप्पा बन गई हूँ यार। अभी अभी मम्मा का फ़ोन आया था। इमरान भाई और आयशा की बेटी हुई है। आई एम सो हैप्पी। ये जान जो अभी ऑफिस से आया था, ये खबर सुनकर इसका मूड भी बेहद खुशगवार हो गया था। नवल, तुम रेडी हो जाओ, फिर हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। जबकि नवल सर को इस बात में हराती वो डॉक्टर की जानब बढ़ गई थी। और हम आयजा, नमक, शेजान सभी हॉस्पिटल में मौजूद थे। राहिल साहब भी इस खुशी के मौके पर पुलिस स्टेशन से हॉस्पिटल आ चुकी थी। इमरान ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई तकसीम करवाई थी। नवल तो बच्ची को गोद से ताने को तैयार ही ना थी, जबकि आयजा अब लड़ने पर उतर आई थी कि वो इसकी ही भतीजी है, इसकी भी भतीजी है। सभी इस वक्त आयशा के पास मौजूद थे। जब भी आयशा ने इमरान को मुखातिब करते गोया हुई थी। इमरान, मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने माफ़ करने से पहले कुछ शराइत रखी थी। इमरान का चेहरा एकदम ही फक पड़ा था। बाकी सबकी हालत भी इससे जुदा ना थी। मैं और मेरी बेटी अपने घर जाएंगे। हाँ बेटा, तुम हमारे साथ हमारे घर ही चलोगी। वो तुम्हारा भी तो घर है। हाजा बेगम ने बेताबी से बोली। नहीं मामा, वो मेरा नहीं, आपके बेटे का घर है। मैं और मेरी बेटी येजान भाई के साथ हमारे घर जाएंगी। आप लोग जब भी चाहें अपनी पोती से मिलने आ सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अब मैं वहाँ मज़ीद नहीं रुक सकती। उम्मीद है मुझे कोई मजबूर नहीं करेगा। आयशा की बात सुनते सभी अफराद अफसरदा हुए थे। इससे पहले कि आयशा कुछ बोलती, यकदम ही इमरान गोया हुआ था। मुझे मंजूर है आयशा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इमरान कहता वहाँ मज़ीद नहीं रह रहा था, जबकि आयशा की आंख से एक आंसू बह निकला था। आयशा ने अपनी बेटी का नाम अलमीरा रखा था। ज़िंदगी मसरूफ़ तरीन हो गई थी। आयशा भी अब अलमीरा के साथ मसरूफ़ रहती थी, जबकि यज़ान सियासत में मसरूफ़ था। नमल और आयशा भी पढ़ाई को कंटिन्यू कर चुकी थी और हम अपने बिजनेस में मसरूफ़ था। जबकि इमरान जिस दिन का कश्मीर गया था वहाँ से वापस ना आया था। हाजरा और राहिल कई दफ़ा इसे वापस आने का कह चुके थे, लेकिन वो हर मरतबा ये कहकर टाल देता था कि काम का काफ़ी बोझ है, इस पर हेडक्वार्टर से छुट्टी मिलना मुश्किल है। और हम के वालिद अहमद खान अंसारी भी वापस आ चुके थे। आयशा को वो बिल्कुल राहिल जैसे लगते थे। वो भी इससे बेटियों जैसे ही प्यार करते थे और बजाय अरहम की हमायत के वो आयशा की हमायत करते थे। जबकि अरहम मजाक मजाक में आयशा से कहता था कि तुमने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया है, जिस पर आयशा खूब हंसती थी और इसे मज़ीद चढ़ाती थी। आजकल अरहम पे ऑफिस का बर्डन ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो रात को देर से घर आने लगा था, जिसकी वजह से आयशा इसका इंतज़ार करती ही सो जाती थी। आज आयशा ने इरादा किया था कि वो सोएगी नहीं बल्कि इसका इंतज़ार करेगी, लेकिन इसे इंतज़ार करते करते रात के 11 बज चुके थे और अरहम अभी तक वापस नहीं आया था। वो इसे लेकर फिक्रमंद हो रही थी। दरअसल जिस पार्टी में आयशा और अरहम गए थे, वहाँ पर जूली, जिसने अरहम के साथ डांस किया था, इसको अरहम पहले नज़र में ही भाग गया था। जूली खुद एक बिजनेस वूमेन थी जो कि अमेरिका से पाकिस्तान बिजनेस के सिलसिले में आई थी, लेकिन यहाँ अरहम पे अपना दिल हार के बैठी थी। अरहम के सिक्स पैक्स, इसकी गोरी रंगत, इसकी दराज कदो जसामत, इसके बोल्डनेस की वो दीवानी हो चुकी थी, ये जाने बिना कि वो पहले से ही इस सरपीली लड़की का दीवाना है। रात 10 बजे अरहम अपने कैबिन में मौजूद कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स की स्टडी करने में मसरूफ़ था, जब इसके पर्सनल सेक्रेटरी ने इसके रूम का डोर नॉक किया था। यस कमन सर, वो एक्चुअली आपसे मिलने जूली मैम आई हैं। इस वक्त खैरियत? और हमने आईब्रोज काटे पूछा था। सर, वो कह रही हैं कि इन्हें बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है। दैट्स वाई। ओके श्योर, भेज दें इनको मेरे कैबिन में और काइंडली 2 कॉफ़ी भी भिजवा दीजिएगा रूम में। ओके सर, कहती हुई बाहर निकली थी। हेलो मिस्टर अरहम, हु आर यू? हेलो मिस जूली, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? और हमने एक नज़र इसकी जानब देखते दोबारा इसे देखने से गुरेज किया था, क्योंकि जूली ने वाइट स्कर्ट जो बामुश्किल इसके घुटनों तक आती थी, इसके साथ बैकलेस और स्लीवलेस थी, जेब तन कर रखी थी, साथ ही वाइट पेंसिल हील पहने, रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, गोल्डन कलर के बालों को खोले हुए थी कि अरहम इनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। लेकिन वो जानता था जूली क्रिश्चियन है। आई एम आल्सो फाइन, आई होप योर प्रपोजल पर्सनल सेक्रेटरी मस्ट हैव टोल्ड यू दी
पर्पज़ ऑफ माई विजिट, मैं भी ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपकी पर्सनल सेक्रेटरी ने मेरे लिए आने का मकसद आपको बता दिया होगा। यस, शी ऑलरेडी टोल्ड मी, अरहम ने कहा था। सो व्हाट द प्लान, प्लान क्या है? जूली ने इसे गहरी नज़रों से देखते सबसार किया था, जो पर्पल की शर्ट और साथ ही ब्लैक कोट और पैंट पहने हुए था। प्लान के मुताबिक हम लोग कल साइट विज़िट करने जाएंगे। इसके बाद हम एक मीटिंग रखेंगे जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में क्लाइंट्स को आगाह करेंगे। इसके बाद हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। एज पर द प्लान वी विल गो फॉर साइट विजिट टुमारो, आफ्टर विच वी विल होल्ड अ मीटिंग इन विच वी विल inform the clients about our products, and after that we will launch our products in the market। अरहम ने इसे तफसील से बताते कहा था, ठीक है मिस्टर अरहम, अब चलती हूँ मैं, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका। जूली कहती हुई उठी थी कि अरहम की आवाज़ पर ठहरी थी। नो इट्स ओके मिस जूली, सो ओके मिस्टर अरहम, आई एम गोइंग नाउ, आई हैव टेकन इनफ टाइम योर्स। कोई बात नहीं मिस जूली, प्लीज़ ये कॉफ़ी पी के जाइएगा। नो प्रॉब्लम मिस जूली, प्लीज़ दिस कॉफ़ी विल बी सर्व्ड। अरहम ने मुस्कुराते कहा था, नहीं बहुत शुक्रिया, लेकिन मिस्टर अरहम मेरे ख्याल से काफ़ी लेट हो गया है। थैंक यू सो मच मिस्टर अरहम, बट आई थिंक इट्स टू लेट, सो आई थिंक आई शुड गो नाउ। ओके, एज यू विश, एज यू विश, सी यू टुमारो। अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि जूली भी अपने चेहरे पे एक शातराना मुस्कुराहट सजाए केबिन से निकली थी। जूली को गए 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक अरहम के फ़ोन पे जूली की कॉल आने लगी। वह हैरान हुआ था कि वो क्यों इसे कॉल कर रही है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर अरहम, लेकिन एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे कोई लिफ्ट भी नहीं है, तो क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे अगर आपको बुरा ना लगे तो? सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर अरहम, बट एक्चुअली माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन एंड देयर इज़ नो लिफ्ट हर, सो कैन यू ड्रॉप मी होम इफ़ यू डोंट माइंड। अरहम ने इसके कहने पर लिप्स लम्बीचे थे और एक नज़र अपनी कीमती घड़ी पर डाली जो इस वक्त 11 बजा रही थी। जानता था आयशा इसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन इस तरह मना करना भी बुरा लगता था। लिहाजा इसे हामी बदली थी और अब जूली इसकी गाड़ी में थी। आधे घंटे के सफर के बाद जूली का अपार्टमेंट आ चुका था जहाँ वो आजकल ठहरी हुई थी। थैंक यू सो मच मिस्टर अरहम, आए ना प्लीज़ कॉफ़ी पी के जाइएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर अरहम, प्लीज़ कम एंड ड्रिंक कॉफ़ी। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, मेरी वाइफ भी मेरा वेट कर रही होगी। आई एम वाकई, आई एम क्वाइट लेट, माई वाइफ मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। आयशा का जिक्र सुनकर जूली के सीने में आग चल उठी थी। मिस्टर अरहम, अगर आपने कॉफ़ी ना पी तो मुझे लगेगा कि आप मुझे दोस्त नहीं समझते। वैसे भी 11 बज रहे हैं, इस टाइम में भी काफ़ी पीती हूँ, तो आप मुझे कंपनी दे सकते हैं मिस्टर अरहम। If you don't drink coffee, I will think that you don't consider me as a gift, as a friend. Anyway, it's 11 o'clock. 11 o'clock. I drink coffee even at this time, so you can give me company. जूली ने शातराना मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए कहा था कि अरहम मजबूर होते अंदाज अंदर की जाना पड़ा था। जूली और अरहम को जान पूछकर अपने बेडरूम की जानब लेकर गई। अरहम जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो इसे इस बार भी मजबूर कर गई थी। इसके बेहद इसरार पे वो बेडरूम के सोफे पे बैठा काफ़ी का इंतजार कर रहा था। फ़ोन साइलेंट होने की वजह से आयशा की कॉल्स मैसेजेस की आवाज़ ना आ सकी थी। जूली ने काफ़ी बनाते इसमें नींद की गोली मिला दी थी ताकि वो आसानी से आयशा को अरहम से बदगुमान करके अरहम को अपनी जानब मार कर सके। कॉफ़ी पीते ही अरहम का सर चकरा रहा था। वो काफ़ी पीते ही सोफे पर गिरा था कि जूली के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट अहाता कर लिया था। इसने जैसे तैसे करके अरहम को बेड पर लटाया और इसकी शर्ट के बटन खोलते अपने होंठों से वहाँ लिपस्टिक के लाल निशान बनाए थे और इसके साथ ही लेटते इसका हाथ अपनी कमर के गिर्द बांधते काफ़ी बेहुदा तस्वीर बनाई थी। और फिर अरहम के मोबाइल पर जाके व्हाट्सएप ओपन करके आयशा की चैट निकाली थी जहाँ माई लाइफ लाइन लिखकर रेड हार्ट बना हुआ था। ये देख जूली को काफ़ी जल्दी हुई थी। इसने अपनी आँख से बहते आंसू को साफ करके वो तमाम तस्वीर आयशा को भेज दी थी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लाजमी जाएँ।